नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं नौकरी की लड़ाई सड़क पर आई। उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 22 अप्रैल को लखनऊ में अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से प्रदर्शन किया। लखनऊ की सड़कों पर आज जो तस्वीरें दिखी वो सिर्फ एक प्रदर्शन की नहीं बल्कि पिछले 6 साल से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे युवाओं का गुस्सा था। गले में झाड़ू, हाथ में मटकी और आंखों में भविष्य को लेकर अनिश्चितता। ये वो शिक्षक अभ्यर्थी जो कहते हैं कि उन्हें न्याय नहीं, सिर्फ तारीखें मिल रही हैं। विपक्ष इसे आरक्षण घोटाला कह रहा है तो सरकार के लिए यह कानूनी पेच है। लेकिन सवाल यह है कि जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ रही हैं, सड़कों पर उतरता यह जनसैलाब सरकार के लिए चुनौती बन रहा है। अब देखना यह है कि यह आंदोलन शुद्ध रूप से अभ्यर्थियों की पीड़ा है या इसके पीछे चुनावी बिसात बिछाई जा रही है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। लखनऊ की सड़कों पर उतरे अभ्यर्थियों का आक्रोश, गले में लटकी झाड़ू, मटकी और पुलिस के साथ हुई तीखी झड़प इस बात का प्रमाण है कि 6 साल पुरानी ये लड़ाई अब आर पार की स्थिति में पहुंच गई है। 22 अप्रैल को लखनऊ में आंदोलनकारी अभ्यर्थियों ने विरोध का एक अनोखा और प्रतीकात्मक तरीका अपनाया। सैकड़ों की संख्या में दलित और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी गले में झाड़ू और मटकी लटकाकर विधानसभा का घेराव करने पहुंचे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 2019 में हुई सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षण के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि आरक्षित वर्ग की लगभग 19,000 सीटों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 की चयन सूचियों को रद्द कर दिया था और सरकार को 3 महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन सरकार की ओर से मजबूत पैरवी नहीं हो रही है, जिससे सुनवाई लगातार टल रही है। आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि विभिन्न जिलों में नेतृत्व करने वाले अभ्यर्थियों को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है ताकि वे लखनऊ न पहुंच सके। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले 6 सालों से जारी संघर्ष के कारण हजारों पात्र अभ्यर्थियों की उम्र और भविष्य दोनों दांव पर लगे। प्रदर्शन के दौरान लखनऊ के प्रतिबंधित क्षेत्र में बढ़ते अभ्यर्थियों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल और पीएससी तैनात की गई। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अभ्यर्थियों को बसों में भरकर उन्हें धरना स्थल इको गार्डन भेज दिया। पुलिस का तर्क है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये अनिवार्य था। कुल मिलाकर 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी और जटिल कानूनी व राजनीतिक लड़ाइयों में से एक बन गई। एक तरफ कोर्ट के आदेश है तो दूसरी तरफ प्रशासनिक पेच। जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई निर्णायक फैसला नहीं आता या सरकार नई चयन सूची पर स्पष्ट रुख नहीं अपनाती, तब तक लखनऊ की सड़कों पर यह संग्राम थमने के आसार कम ही दिख रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो एक तरफ सरकार जो है अब इन अभ्यर्थियों को कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट में मामला है जो, और ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट से कोई निर्णय आएगा, आदेश आएगा, उसके बाद इस पर जो है फैसला किया जाएगा। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार अपने लिए हक की मांग कर रहे हैं और ये प्रदर्शन पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी प्रदर्शन होते रहे हैं। हाईकोर्ट में मामला पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला फिलहाल चल रहा है। हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे सरकार को 3 महीने में इसको निस्तारित करने के लिए। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन अब एक बार फिर से आज जो है लखनऊ में अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से अपना प्रदर्शन किया है। विधानसभा का घेराव करने का प्रयास इन अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया। इस दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों में झड़प भी देखने को मिली है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस प्रदर्शन में पहुंचे थे। पुलिस ने इन सभी अभ्यर्थियों को इको गार्डन जो धरना स्थल पर भेज दिया। लेकिन सवाल बड़े हैं कि आखिर इन अभ्यर्थियों को अब तक न्याय क्यों नहीं मिल पाया है, इनका गुनहगार कौन है, और ये अभ्यर्थी लगातार इनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है अपनी हक की आवाज़ के लिए, या ये सियासी कुछ समय में विधानसभा चुनाव जो है लखनऊ में
उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, अगले साल होने वाले हैं, उससे पहले ये विरोध प्रदर्शन इनके पीछे कोई सियासी जो है वो कोई गतिरोध है या कहीं ना कहीं ये विशुद्ध रूप से इन अभ्यर्थियों की पीड़ा है, इनकी जो है बेरोजगारी में इनकी जो ये मांग है कि इनका जो हक है, इनका जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा जो इसमें पेच है वो आरक्षण बताया जा रहा है कि आरक्षण नियमों का सही से पालन नहीं किया गया और यही विवाद की सबसे बड़ी वजह है। और वजह ये लगातार ये अभ्यर्थी सड़कों पर उतर रहे हैं और इन अभ्यर्थियों की अपनी पीड़ा है कि उनकी उम्र बढ़ रही है और वो कहीं ना कहीं अयोग्य हो जाएंगे उसके बाद अगर समय पर इनकी भर्ती नहीं पूरी होती है। और इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। फिलहाल हमारे साथ कुलदीप मलिक जी, शिक्षक नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप बघेल जी भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अन्य मेहमान भी हमारे साथ जल्द ही जुड़ने वाले हैं। प्रदीप बघेल जी का हम रुख कर लेते हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं। प्रदीप जी, लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती का यह मामला कई सालों से चल रहा है और जो अभ्यर्थी हैं लगातार प्रदर्शनरत हैं और कहीं ना कहीं अपने हक की मांग को लेकर वो समय समय पर सड़कों पर उतरते रहे हैं। आज एक बार फिर से ये अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। क्या लगता है आपको कि न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसके पीछे गुनहगार आप किसको मानते हैं? पहले आपको मुझे मौका दिया आपने बोलने के लिए। देखिए, हम लोग लगातार पिछले 6-6.5 सालों से लगातार दर भटक रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े और दलितों का आरक्षण मारा गया। उसको लेकर के हम लोग पहले सभी के जितने भी नेता हैं, नेताओं के दरवाजे पे खटखटाया, हमने कोर्ट में लड़ाई लड़ी, हाई कोर्ट में हम लोग जीते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। लेकिन सरकार इसमें किसी तरह की कोई भी पैरवी नहीं कर रही है, किसी तरीके से कुछ भी रुख देखने को नहीं मिल रहा है। अभी 19 मार्च को डेट लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सरकार ने एक एप्लीकेशन फाइल करी कि इस डेट को आगे के लिए बढ़ा दिया जाए और सरकार इस मामले को सुनने ही नहीं देना चाह रही है। सरकार क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है, हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन अभी ये लोग आजकल महिला आरक्षण और सब तमाम तरह के आरक्षण को देने की बात करते हैं, लेकिन पिछड़ा दलित की जो महिलाएं हैं, इसमें जो पिछड़ा दलित के अभ्यर्थी हैं, इनको न्याय नहीं देना चाहते हैं। पूरे तरीके से सिस्टम जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। लगातार अभ्यर्थी अपनी क्योंकि ये योग्य अभ्यर्थी हैं, सरकार ने अपनी गलती को स्वीकार भी किया है। इसमें सरकार ने लिस्ट निकाली भी है और अपनी गलती को माना भी है, उसके बावजूद भी किसी को भी नियुक्ति नहीं देना चाहती है। लेकिन प्रदीप जी, क्या लगता है आपको 69,000 शिक्षकों में अब तक जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लगभग कितने शिक्षक हैं वो जो इसमें आरक्षण विसंगति को लेकर कह रहे हैं कि उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है? जी देखिए, लगभग 15 से 20 हजार लोगों की संख्या है ये, लेकिन सरकार ने स्वतः 6800 लोगों की गलती स्वतः ही स्वीकार की थी। 6800 लोगों की, हाँ जी। ये 2022 में सरकार ने खुद ही लिस्ट निकाली थी कि हमसे गलती हो गई है, आरक्षण में गलतियां हो गई हैं हमसे और 6800 लोगों को और नौकरी मिलनी चाहिए थी। और ये जो 6800 की लिस्ट आई है, ये सिर्फ और सिर्फ पिछड़े दलित नहीं है, इसमें सवर्ण भी, विकलांग सवर्ण भी हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार सिर्फ पिछड़े दलितों को ही नहीं, सवर्ण को भी नौकरी नहीं देना चाहती है। सभी अभ्यर्थियों की विरोधी है, या फिर कह सकते हैं आरक्षित वर्ग जितना भी, चाहे वो हॉरिजॉन्टल आरक्षण वाले हों चाहे वर्टिकल आरक्षण वाले हों, सबका विरोधी बनी हुई है। और ये कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि सरकार, क्योंकि अभी रिसेंट में 19 मार्च को डेट लगी थी सुप्रीम कोर्ट में और ये फाइनल सुनवाई के लिए मैटर टैग हुआ था। सरकार ने खुद एप्लीकेशन मूव कराई सुप्रीम कोर्ट में और आगे की डेट की डिमांड की है, लेकिन अब बेंच नहीं बैठ रही है, कभी कुछ हो रहा है, वहां पे किसी तरह की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं लगातार कि एक एप्लीकेशन फिर से मूव कराओ और इसकी सुनवाई करा के इस मैटर को खत्म कराओ, लेकिन सरकार किसी भी तरीके से सुनने को राजी नहीं है। ठीक है प्रदीप जी, आप जुड़े रहे हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आज विधानसभा का घेराव करने बड़ी संख्या में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे और 69,000 शिक्षक भर्ती का ये मामला है, लगातार समय समय पर ये बाहर आता है और अभ्यर्थी जो है वो लगातार, हालांकि वो अनवरत रूप से जो है आंदोलनरत हैं, लेकिन सड़कों पर ऐसी तस्वीरें कभी कभार देखने को मिल जाती हैं और आज वैसी ही तस्वीरें एक बार फिर से देखने को मिली। क्या कुछ इस दौरान देखने को मिला? मुख्य मांगे क्या नजर आई इन अभ्यर्थियों की?
बिल्कुल। ये लड़ाई लंबी, जो अभ्यर्थी लड़ रहे हैं काफी समय से लड़ रहे हैं। शायद चुनावी रैलियां जितनी नहीं होती जितने लोग प्रदर्शन कर चुके हैं। जी। और इनकी बहुत साफ और सुथरी मांग है कि सरकार जो है अपना वकील जो है वो समय से कोर्ट में पेश कर दे, वहां पर भेजे, जिससे बहस हो सके, बहस होने के बाद में निर्णय आ सके। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की ओर से कुछ खामियां हैं जो कहीं ना कहीं इनको समस्या पैदा कर रही हैं। हालांकि पिछले अगर 2 सालों में बात करें तो लगातार देखा जाए 2 सालों से आए दिन हर महीने ऐसा कोई नहीं आता जब ये लोग सड़कों पर न उतरते हो। मुख्यमंत्री आवास हो, डिप्टी सीएम का आवास हो, शिक्षा मंत्री का आवास हो, ओम प्रकाश राजभर जो खुद पिछड़ों का नेता कुछ को मानते हैं, संजय निषाद का आवास, सब जगह जा चुके हैं, अखिलेश यादव के यहाँ जा चुके, लेकिन इनको कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं मिला। तमाम जो अभ्यर्थी का कहना है अगर आप सही है तो निश्चित तौर पर जो प्रक्रिया है सुनवाई की उस पर काम करिए, अपने जो वकील है उनको भेजिए वहां पर बहस, और बहस में अगर वो जीतते हारते हैं वो बात की बात है, वो निर्णय जो आएगा तो उसको मान्य होगा। लेकिन कहीं ना कहीं काफी लंबे समय के बाद भी इन लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही। निश्चित तौर पर तमाम बार इसको लेकर के जो है इन लोगों की मुलाकात भी हुई है शिक्षा मंत्री से। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। हाई कोर्ट से इनको राहत भी मिल चुकी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट पूरा मामला फंसा हुआ और कहीं ना कहीं जो ये अभ्यर्थी हैं बस अपनी मांग को लेकर के दर दर भटक रहे हैं। मायावती के आवास तक ये लोग जा चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं, और जो काम होना चाहिए तक कहीं ना कहीं वो नहीं हो पा रहा। जी हाँ बिल्कुल अश्विनी, आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ कुलदीप जी जुड़े हुए हैं। कुलदीप मलिक जी शिक्षक नेता हैं। कुलदीप मलिक जी, क्या लगता है कि ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं ये लंबे समय से, मुझे लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के वो दफ्तर में, हर बड़े नेता के दरवाजे पर वो अपने हक की मांग के लिए वो दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन लगभग 6 साल हो गए हैं इनको इनका हक नहीं मिला है। जो सरकार ने जिन लोगों को माना है कि लगभग 6800 लोगों को, इनको समायोजित क्यों नहीं किया जा पा रहा है? हालांकि सरकार कह रही है सुप्रीम कोर्ट में मामला है, जब तक वहां से कुछ निर्देश नहीं आ जाते हैं तब तक हम ये प्रक्रिया अभी पेंडिंग है, और जैसे ही निर्देश आते हैं वैसे ही सरकार कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन इनकी अपनी पीड़ा है, उम्र बढ़ रही है लगातार, और जो दबाव है, बेरोजगारी इनकी जो है, परिवार में इनकी इनसे अपेक्षाएं हैं। इस बीच ऐसे में ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं लगातार सड़कों पर भी उतर रहे हैं और इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। जी देखिए, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि 59,000 शिक्षक भर्ती का मामले को आज 6 साल हो गए, और जैसा आपकी रिपोर्ट भी दिखा रही कि 6 साल से ये जो अभ्यर्थी है ये दर दर की ठोकर खा रहे। भाई ये मुख्यमंत्री आवास तक, अलग अलग विपक्ष के नेताओं के जो है द्वार तक ये जा चुके, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं है। और अगर इसके पीछे सबसे बड़ा कोई कारण है तो इसके पीछे केवल और केवल सबसे बड़ा कारण सरकार है। और कृपा करके सभी लोग इस बात को समझें कि सरकार का शिक्षा क्षेत्र के प्रति कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं। आप देखें, चूंकि मैं तो शिक्षक नेता के रूप में पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा, जिस तरीके से सरकार शिक्षा क्षेत्र को हर बार हर कदम पे नेग्लेक्ट करती जा रही, शायद ये भी उसी का नतीजा है। भाई जब इनकी डेट आती है, कोर्ट के अंदर डेट आती है, तो सरकार जो है वहां पे एफिडेविट लगा के उस डेट को जो है काम कर दी। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की मंशा इसको बिल्कुल साफ नहीं, और ये इन अभ्यर्थियों को जो है परेशान करने का एक तरीका है सरकार का। एक तरफ सरकार विकसित भारत की बात करती है कि भाई विकसित भारत का सपना जो है दिखा रहे, दूसरी तरफ विकसित भारत बनाने के लिए इस देश में सबसे बड़ा हथियार शिक्षा क्षेत्र है। और शिक्षा क्षेत्र के अंदर शिक्षक, अगर आप शिक्षकों के प्रति इतनी उदासीनता दिखाएंगे, शिक्षकों को अगर आंदोलन के लिए सड़क पर आना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं। अगर ये शिक्षकों के अलावा किसी और का मामला होता, राजनीतिक पार्टियों का मामला होता, तो शायद कोर्ट के दरवाजे रात को भी खुल जाते। हमने ये भी देखा कि कोर्ट के दरवाजे रात को भी खुल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो रवैया है अपने आप में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है। और ये जो न्याय अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए था। 6 साल आज हो गए, आज देखो 6 साल में तो इनकी जवानी खत्म होगी। इनके घर में किसी की शादी हो रही होगी, किसी की शादी नहीं हो रही होगी, जिसकी शादी ना हुई होगी उसकी तो शादी भी नहीं हो सकती आगे। अगर इनके शादी होगी और इनके बच्चे
तो इनके बच्चे किस तरीके से सर्वाइव कर रहे होंगे, इनके माँ बाप किस तरीके से सर्वाइव कर रहे होंगे, और ये किस तरीके के मानसिक तनाव से गुजर रहे होंगे, आर्थिक तनाव से गुजर रहे होंगे। कहीं ना कहीं हमें इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। 6 साल का समय अपने आप में बहुत लंबा समय है, और मैं तो ये देख रहा इसमें तो हर दल के नेता कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं। भाई आप एक ये तो अभी आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखा, ये बहन मायावती के पास ये चले गए, अखिलेश यादव के पास ये चले गए, हर पल इनका आंदोलन है, कभी कहीं आंदोलन कर रहे। और ये क्या बदतमीजी की, अगर ये आंदोलन करना चाह रहे आप इनको हाउस अरेस्ट कर रहे, आप इस तरीके की इनको इस तरीके से प्रताड़ित करा जा रहा। मैं तो देख रहा अभी आपकी वीडियो में देख रहा, भाई इनके साथ तो इस तरीके से बिहेव करा जा रहा, जुक्कर ये आंदोलनकारी ना हो, जुक्कर ये आतंकवादी हो, पाकिस्तानी हो, खालिस्तानी हो। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य, बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य। और मैं अलग अलग मंचों से इस बात को कहता हूं, खास तौर से सरकार भी इस बात को सुने कि अगर आपको विकसित भारत बनाना, तो विकसित भारत का रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से गुजरता है। आपको इसे चुस्त करना पड़ेगा, दुरुस्त करना पड़ेगा। आपके पास आज सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं। मैं कल भी मेरठ के अंदर एक विद्यालय में था, मवाना के अंदर, कृपा करके ये आवाज जानी चाहिए। वहां पे 3000 बच्चे हैं, वहां पे 60 शिक्षकों की जरूरत होनी चाहिए, लेकिन वहां पे 60 की बजाय 28 शिक्षक है। यानी कि इस तरीके से अगर नेता को निश्चित रूप से कुलदीप जी, अगर इनको समाहित किया जाएगा तो इनको इनका हक भी मिल जाएगा, इनको नौकरी भी मिल जाएगी, इनका परिवार कहीं ना कहीं जो तंगहाली से गुजर रहा होगा, इनसे अपेक्षाएं कर रहा होगा, और ये भी बहुत लोगों की शादियां रुकी होंगी, बहुत लोगों की उम्मीदें होंगी, बहन की शादी करनी है, जिम्मेदारियां होंगी, तो वो जिम्मेदारियां भी पूरी हो जाएंगी और इन विद्यालयों को शिक्षक भी मिल जाएंगे। तो इनको कम से कम इनकी जो आवाज है वो सुननी जरूर चाहिए। हमारे साथ अबिरल मलिक जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अबिरल जी, हम आपका रुख करें। अबिरल मलिक जी, ये जो संघर्ष है 69,000 शिक्षकों का, ये लंबे समय से है, और इसमें अगर जो सरकार मानती है कि 6800 लगभग शिक्षक है जिनको उनका हक नहीं मिला है, वो मिलना चाहिए, तो कम से कम उसी पहल को सरकार को करना चाहिए। उतने ही अभ्यर्थियों को, हालांकि ये आंकड़ा तो ज्यादा है, लेकिन इनको आरक्षण में विसंगति है। अब इनको समाहित किया जाएगा, फिर दूसरे उसमें से हटाए जाएंगे, फिर वो समस्या होगी। तो इससे अच्छा है कि इनको उसमें या तो समाहित किया जाए, या जो विसंगति है जिस पर ये आवाज उठा रहे हैं उसको ठीक किया जाए। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से आपका हृदय से आभार, धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा इस विषय को उठाने के लिए। जनता से जुड़ा मुद्दा है, और उसके साथ साथ आपकी पूरी टीम को, के न्यूज को विशेष आभार, धन्यवाद इस विषय पर चर्चा रखने के लिए। और जहां तक विषय एक तरीके से शिक्षकों का, तो मैं समझता हूँ ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और अगर शिक्षकों की बात कर ली जाए, शिक्षा के क्षेत्र की बात कर ली जाए पर्टिकुलर, तो शिक्षा का क्षेत्र जो है वो देश का एक तरीके से मैं समझता हूँ स्थापना करने वाला है, फाउंडेशन है, नींव है, और पूर्ण रूप से जो शिक्षा का केंद्र है। एक तरीके से उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में किस रूप में आगे बढ़े, इसकी चिंता उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार करती है, और हम इस विषय बहुत चिंतित हैं। और जहां तक विषय मांग का, निश्चित रूप से मांग रखने का अधिकार, संवैधानिक अधिकार है उन्हें मांग रखने का, और मांग रखी जानी चाहिए, ये उनका लीगल राइट है। और किसी पुलिस के अधिकारी की, किसी डीएम की, एसएसपी की, किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि किसी प्रकार से किसी शिक्षक को परेशान कर सके। अगर वो अनर्गल तरीके से कोई एक तरीके से प्रशासन का व्यक्ति किसी प्रकार से परेशान करने का काम कर रहा है और सबूत पाए जाते हैं, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। सबूत दिए जाए, सबूत के आधार पर सब पे कार्रवाई होगी। और जहां तक विषय धरना प्रदर्शन का, तो निश्चित रूप से शिक्षकों को, शिक्षक नेताओं को पूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, लीगल राइट है। वो अपना एक तरीके सूचना प्रदान करें, मंजूरी ले। अबिरल जी, ये अभ्यर्थी कह रहे हैं, अबिरल जी, ये अभ्यर्थी बड़ी उम्मीद से आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप इनकी आवाज सुनेंगे, और वो कह रहे हैं कि मजबूत पैरवी नहीं हो रही, इस वजह से उनको हक नहीं मिल पा रहा है। मजबूत पैरवी की वो बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जहां तक इनका विषय है, ये किसी राजनीतिक दल के नहीं है, और इन्हें किसी राजनीतिक दल के साथ जोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। इनके विषय पे राजनीति भी नहीं होनी चाहिए, ना ये किसी राजनीतिक दल से आते हैं। ये अपनी मांग रख रहे हैं, अपना विषय रख रहे हैं, और निश्चित रूप से इनकी मांग पे पूर्ण रूप से विचार होगा, और विचार किया जाएगा। जल्द से जल्द जो भी आवश्यक कदम होंगे उठाए जाएंगे, और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, जिन्होंने लटकाने का, अटकाने का और भटकाने का काम किया, जिन भी विभागीय अधिकारियों ने, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो IAS हो या PES हो,
किसी भी रैंक का अधिकारी हो, सबके ऊपर कठोरतम कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। इसका आपको आश्वासन आपके के न्यूज टेलीविजन चैनल पर मैं स्पष्ट दे रहा हूं। दूसरी चीज, जहां तक विषय इनके मांग का, तो निश्चित रूप से जल्द इसका निस्तारण होगा। हम पूर्ण रूप से इनके साथ हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी, हम पूर्ण रूप से इनके साथ हैं। और जहां तक राजनीति करने का विषय, विपक्ष से निवेदन रहेगा, हर मुद्दे पर राजनीति करें, लेकिन शिक्षकों के मुद्दे पे, जो कि हर राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं और हर विचारधारा से संबंध रखता है, क्योंकि वो आम आदमी है, आम नागरिक हैं, तो इस प्रकार से कोई ओछी राजनीति हो, वो किसी रूप में ठीक नहीं। ठीक है अविरल जी, लेकिन अगर खाली हम ये कहें कि हम इनके साथ हैं और इनको हक न मिले, तो ये भी इनके साथ इंसाफ नहीं होगा। हुकुम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी सपा प्रवक्ता हैं। हुकुम सिंह जी, इन अभ्यर्थियों का आंदोलन जो है वो लंबे समय से, और हर पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ ये दरवाजा खटखटा चुके हैं, और जब इनको आश्वासन जहां से भी मिला है, इनको एक उम्मीद जगी है कि शायद अब इनकी पीड़ा जो है जिम्मेदारों तक पहुंचे और इनको हक मिले, लेकिन अब इन लोगों को अब तक हक नहीं मिला है। लगातार साल दर साल इनकी उम्र बढ़ रही है, घर परिवार वालों की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। हमेशा मुद्दों से भटकाने का काम करती है, पहली बात। दूसरी बात ये, बेरोजगारों का कोई दल नहीं होता है। जैसे लोगों ने कहा कि वो बहुजन समाज पार्टी, अविरल जी ने भी यही बात कही है, बेरोजगारों को कोई दल नहीं होता जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो जैसे नहीं रस्सी में बांध के मारती है, हमें दूर भी भागने नहीं देती और पिटाई भी खूब करती है। आप भी देख रहे हो, आप इतनी बर्बरता पूर्वक पुलिस का आप इस समय रवैया देख रहे हो, आप ऐसा समझ रहे हैं जैसे हमने बदमाश को पकड़ लिया है, चोर को पकड़ लिया है, इसे उठा के पटकते हैं, जूते तले रौंदते हैं। अरे कम से कम इनके घर में अभी बेरोजगारी का आलम नहीं है, अभी बेरोजगार है। आप सोचो, इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसान परेशान, नौजवान परेशान, और बेरोजगारों का तो कोई आलम ही नहीं है। आप देखते जाइए ना, शिक्षा के लिए परेशानी इतनी है। एक शिक्षक, पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिसे रोड पे आंदोलन करना पड़ रहा है। अरे भाई, सरकार पहले अपने नियम बनाती है और खुद नियम तोड़ती है। वो कहती है पहले बीएड करो, फिर टेट करो, फिर सुपर टेट करो। अरे भैया, मैंने सुपर टेट कर लिया, मैं डिग्री लेके रोड पे घूम रहा हूं। अरे ये सरकार अगर मुझे रोजगार नहीं दे सकती है, अगर ये सरकार हमें काम नहीं दे सकती है, तो कम से कम ये सरकार चौराहे पे खड़ा करके गोली तो मरवा दे। कम से कम एक ही दिन, जो हम लोग रोज मरते हैं, रोज जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, जो शिक्षक आज ठिलिया नहीं लगा सकता, जो आज मजदूरी नहीं कर सकता है, और ये सरकार उनके साथ लात जूते जैसा काम कर रही है, हमें तो इससे निंदनीय। अब वैसे तो मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई का समय आ गया है। पूरा देश देख रहा है, हर नौजवान परेशान है, हर किसान परेशान है। किसी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने आज तक ये, अरे कम से कम हम तो ये मानते हैं कि अगर ये सवर्णों की पार्टी है तो सवर्णों को ही रोजगार दे दे। हम तो यही मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के घरों में जो लोग हैं उन्हीं को रोजगार दे दे, जिनके बेटे बेटियां बहुएं पढ़ी लिखी बैठी हुई हैं, आज उनको कोई काम नहीं दे रहा है। अरे भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर को ही नौकरी दे दे, तब भी हम विपक्ष पार्टी को ये संतोष मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम अपने कार्यकर्ता के बच्चों के बारे में सोचा। ये भारतीय जनता पार्टी किसी के बारे में नहीं सोचती है। क्यों? क्योंकि इनके तो बच्चे हैं नहीं। अब इनके बच्चे हो तो इन्हें दुख दर्द पता हो कि भाई बेरोजगारी का आलम कितना गंदा है, कितना खराब है। पहले ये लाइन में लगते हैं, फॉर्म जमा करते हैं। आप तो लगातार निरंतर यूपी के बारे में देख रहे होंगे कि पेपर होने से पहले पेपर लीक हो जाए, इससे ज्यादा और फजीयत किस सरकार की हो सकती है? ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ ऐसा कोई पेपर, जहां पेपर सुनिश्चित नहीं करा सकती है, तो इन लोगों को नौकरी क्या सुनिश्चित कराएगी ये पार्टी? इस पार्टी पे हर कोई का विश्वास हट गया है, और हमें तो नहीं लगता है। आप बताइए, जो नौजवान रोड पे जो 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए 6 वर्ष दौड़ रहे हैं, आज डबल इंजन सरकार है। आज उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार और दिल्ली में भी इनकी सरकार है। जब इनके बारे में आज तक सुध नहीं ले पाए, इन्हें बस फुटबॉल बना के खेल रहे हैं। कहीं हाई कोर्ट ले जाएंगे, कहीं सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। हुकुम सिंह जी, जब ये हुकुम सिंह जी, सिर्फ सत्ता पक्ष पर आरोप लगा देना ये ठीक है, जिम्मेदारी सरकार सत्ता में है,
लेकिन विपक्ष की भी अपनी जिम्मेदारी है, वो भी इन्हीं लोगों की राजनीति आप भी कर रहे हैं। कितनी बार आप इनके लिए सड़कों पर उतरे हैं, कितनी बार आपने आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि भाई जन आंदोलन, इनके आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का प्रयास आपके द्वारा किया गया क्या? नहीं किया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निरंतर इस मुद्दे को पार्लियामेंट में भी उठाया है, ऐसा नहीं, आप कई बार देखिए, मैं उसको साक्ष्य के साथ आपको देने के लिए तैयार हूं। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये हमेशा भरोसा दिलाया कि आप परेशान मत हो, जब भी हम सरकार में आएंगे आप लोगों के साथ न्याय होगा, और इस सरकार ने जो अन्याय किया है इसका एक एक दिन का आपका बदला लिया जाएगा, और आप सुनिश्चित रहे आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है हुकुम सिंह जी, एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो उनसे पूरे इसके टेक्निकल पहलू को समझेंगे कि आखिर इतना जटिल ये विषय क्यों है, क्यों इन अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहे। तो ब्रेक के बाद जनहित में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और आज हम बात कर रहे हैं नौकरी की लड़ाई सड़क पर आई। सीधे चर्चा का रुख करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, 69,000 शिक्षक भर्ती पर कई चर्चाएं हम और आप कर चुके हैं, और बहुत नजदीक से इस विषय को आपने देखा है। आज भी इसमें से कुछ अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं और वो कह रहे हैं कि उनको उनका हक नहीं मिला है, इसमें आरक्षण विसंगति की बात हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने लंबे समय के बाद ये अभ्यर्थी आखिर इनको इनका हक क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या इतनी बड़ी पेचीदगियां हैं? हाईकोर्ट में मामला गया, हाईकोर्ट ने 2024 में 3 महीने का समय दिया सरकार को। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि इनको समाहित करने के लिए योजना सरकार से मांगी। अब तक जो है इस पर समाधान नहीं हो पाया है। कैसे देखते हैं इस पूरे विषय को आप, और समाधान न होने का असली कारण क्या है? तो मनोज जी, एक बात तो तय समझ लीजिए, अखिलेश यादव की सरकार ने सहायक जो शिक्षा मित्र थे उनको 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बनाने के लिए ये संस्तुति की थी जी। जो मामला हाईकोर्ट में चला जाता है उसके बाद से ही इसमें विवाद शुरू हो जाता है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार का शासन आ जाता है, योगी सरकार का। उसके बाद योगी सरकार द्वारा स्पष्ट कहा जाता है कि एक साथ 1,37,000 पदों पे भर्ती संभव नहीं है, 2 बार में। तो हाईकोर्ट का निर्देश आता है कि 2 बार में आप भर्ती करिए। तो 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए बाकायदा आवेदन विज्ञापन निकाले जाते हैं और भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है। लेकिन उसमें जिस तरह से आरक्षण की विसंगतियां पाई जाती हैं, आरक्षण ओबीसी और एससी के आरक्षण की विसंगतियां पाई जाती हैं, तो उसको देखते हुए 2020-22 में हाईकोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया और नए सिरे से मेरिट बनाने के निर्देश दिए। तभी से ये पूरा मामला जो है विवादों के घेरे में आ गया, और उसमें आरक्षण का मानकों को लेके तमाम तरह की विसंगतियां पाई गई, तमाम ये सब चीजें आई। और उसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो चला जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई काफी दिनों से लंबित है और उसकी बहस चल रही है। लेकिन कोई निष्कर्ष, कोई सॉल्यूशन मनोज जी उस पर नहीं निकल पा रहा है। अब सवाल यह है कि अगर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो उसके लिए धरना प्रदर्शन करने से कोई कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में सरकार के हाथ में नहीं जी। और सरकार इसमें चाह करके कोई चीज नहीं कर सकती, क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है उसमें कई लोग, चाहे ओबीसी वर्ग के हों और एससी वर्ग के हों और सामान्य वर्ग के हों, वो भी पक्षकार बन गए, क्योंकि उनको बहुत सी चीजों में विसंगतियां दिखाई देती हैं, इसलिए वो लोग पक्षकार बने हुए हैं। तो ये मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट जब तक इसको डिसाइड नहीं करेगा तब तक ये मामला, ये कई वर्षों से चलता हुआ मामला जो 6-8 साल हो चुके हैं, अब यार 2026 चल रहा है, ये मामला 2019 से ये मामला चल रहा है। तो सवाल इस बात का है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में इसकी कायदे से सुनवाई अगर नहीं होगी, अब सरकार को भी चाहिए कि इसको पुरजोर तरीके से इसकी पैरवी करके इस मामले का पटाक्षेप करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक देश को दिशा देने का काम करते हैं और एक शिक्षक समाज का एक प्रतिबिंब होते हैं। तो उनके लिए इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए कि उनको बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़े। सरकार को भी इसमें इनिशिएटिव लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में बहस कराते हुए उसका तत्काल निर्णय आना चाहिए कि जिससे शिक्षकों को न्याय मिल सके और जो भी विसंगतियां हैं वो दूर हो सके। क्योंकि सरकार जब इसमें
अगर पैरवी करेगी तो निश्चित रूप से इसका पटाक्षेप होगा। मनोज जी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में चूंकि मामला है तो वहां का जो निर्णय आएगा वो अंतिम होगा, उसको सभी पक्षों को मानना भी पड़ेगा। मेरा यह मानना है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कोई यहाँ अदालत नहीं है, तो अगर वहां से अगर ये फाइनल हो जाएगा तो सभी वर्गों को, सभी समाज, जो भी लोग इसमें ओबीसी, एससी और सामान्य मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जिस तरह से विसंगतियां पाई गई हैं आरक्षण को लेकर, इतना ये विवाद का विषय बन गया और तब से ये भर्ती नहीं हो पाया। तो रस्तोगी जी, ये अभ्यर्थी जो हैं वो रस्तोगी जी, अभ्यर्थियों का मानना है कि पैरवी जो है वो कमजोर हो रही है, इसलिए इसमें समय लग रहा है। और दूसरी सबसे अहम बात जिस पर चर्चा हो रही है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो कहीं ना कहीं उम्मीद होती है तमाम संगठनों को, तमाम इस तरीके के लोगों को, तमाम अभ्यर्थियों को, इस तरीके के जो कि अब चुनाव नजदीक हैं, शायद हम प्रदर्शन करेंगे तो सरकार जो है हमारी सुन लेगी, क्योंकि चुनावी लाभ हर पार्टी लेना चाहती है। इस वजह से ये आंदोलन, ये लोग फिर से इनको उम्मीद जगी कि अगर हम सड़कों पर उतरेंगे तो जल्द से जल्द सरकार हमारे बारे में कुछ सोच सकती है। या इसके पीछे क्या लगता है आपको, कोई कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकते हैं, सियासत हो सकती है इसके पीछे? रस्तोगी जी, मुझे लगता है रस्तोगी जी अब हमारे साथ नहीं है। हमारे साथ मनोज प्रजापति जी हैं, शिक्षक। बताइए। जी जी, रस्तोगी जी, आपने मेरा सवाल अगर सुना तो जवाब दे दीजिए। बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं मनोज जी? रस्तोगी जी, आपका फ्रेम नहीं आ रहा है, आपका वीडियो नहीं सामने आ रहा है। ठीक है, दोबारा से इसी सवाल के साथ हम रस्तोगी जी आपके पास आएंगे। मनोज प्रजापति जी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज प्रजापति जी, लंबे समय से आप लोग संघर्षरत हैं, आप कह रहे हैं कि हक हम आपको नहीं मिला है, कुछ विसंगतियों की वजह से आप लोग इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाए हैं और ये लड़ाई लगातार जारी है। क्या लगता है, क्या मुख्य कारण हो सकते हैं इतने लंबे समय तक आप लोगों को आपका हक नहीं मिला है? इसके पीछे जो तकनीकी पहलू, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, क्योंकि सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर है मामला तो इसमें बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है अभी, और सुप्रीम कोर्ट से कुछ निर्णय आए उसके बाद प्रक्रिया पे आगे बढ़ा जा सकता है। आपकी प्रतिक्रिया? मनोज प्रजापति जी, मनोज प्रजापति जी, आप सुन पा रहे हैं? मनोज प्रजापति जी, अपना फोन अनम्यूट करके अपनी बात रखें। फोन अनम्यूट करिए मनोज जी, अपना फोन अनम्यूट करिए ताकि आपकी आवाज जो है दर्शकों को मिल सके, हम सभी को मिल सके। चलिए, मनोज जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। प्रदीप बघेल जी, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। प्रदीप जी, जैसे कि अभी रस्तोगी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रस्तोगी जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सरकार जब तक सुप्रीम कोर्ट से कुछ निर्णय नहीं आ जाता है तब तक सरकार के हाथ में कुछ है नहीं। सरकार इसमें जो है बहुत कुछ कर नहीं सकती है, और आप लोग कह रहे हैं कि सरकार उसमें मजबूत पैरवी नहीं कर रही है। सरकार अगर चाहे तो उसमें कुछ नियम लाकर आप लोगों को समाहित कर सकती है। देखिए, अगर कोई भी मुद्दा कोर्ट में होता है तो कोई भी वहां पे कुछ नहीं कर सकता है। हाँ। लेकिन फिर ये सरकार ने अभी तक हम लोगों का किसी तरीके से कोई भी सहयोग नहीं किया है। नहीं, अगर आप लोग जानते हैं फिर ये प्रदर्शन सरकार को जगाने के लिए किया गया, आपने सरकार को जगाने के लिए प्रदर्शन किया। हमारा जो धरना है वो इसलिए है, हम लगातार कोर्ट में पैरवी करते हैं, जैसे तैसे सुप्रीम कोर्ट में आप भी समझते हो कितने टाइम बाद डेट लगती है। हाँ, बिल्कुल। एक डेट लगी थी फाइनल डिस्पोजल के लिए 19 मार्च को, लेकिन वहां पे सरकार के नुमाइंदे, वहां पे सरकार के वकीलों ने एफिडेविट फाइल किया और डेट को आगे बढ़ाने के लिए कोर्ट में रिक्वेस्ट करी। कोर्ट ने इनको टाइम दे दिया, डेट को आगे बढ़ा दिया गया। अब किसी तरह की कोई भी डेट सुप्रीम कोर्ट में नहीं लग रही है। सरकार इसमें किसी तरह की कोई भी पैरवी नहीं कर रही है। हमारी मांग ये है कि इसको उचित पैरवी की जाए। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये डिले हो रहा है या कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन सरकार इसको जानबूझ के डिले कर रही है मैटर को। सरकार इस मैटर में अपने वकील नहीं भेजती। हमारी कम से कम 17-18 सुनवाई हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। सरकार की तरफ से सिर्फ पहले दिन ऐश्वर्या भाटी जी अपीयर हुई थी, जो एएसजी हैं,
सरकार की तरफ से, उसके बाद सरकार की तरफ से कोई भी वकील सुप्रीम कोर्ट में अपीयर नहीं होता है। जब फाइनल डिस्पोजल के लिए मैटर लगा, जैसे तैसे हमने सुनवाई करवाई, हमारे पास पैसे होते नहीं है, लोग आपस में कलेक्शन करके कोई 100 200 500 रुपए कलेक्शन हम लोग करते हैं, तब जाके वकील को देते हैं। निश्चित रूप से जैसे तैसे हम लोग सुनवाई करवाते हैं, सुनवाई की डेट आती है, एक दिन पहले 18 मार्च को सरकार की तरफ से एक एफिडेविट फाइल होता है कि इस मैटर की डेट को आगे सुना जाए, इसको आगे बढ़ा दिया जाए। सरकार इस मैटर को लगातार आगे बढ़वा रही है, सरकार नहीं चाह रही है इस मैटर पे कोई भी सॉल्यूशन आए। तो हमारी मांग ये है कि सरकार ऐसा क्यों चाह रही है, सरकार इस मैटर को क्यों नहीं खत्म कराना चाह रही है, जबकि सरकार ने खुद माना है कि इसमें विसंगति हुई है। नहीं प्रदीप बघेल जी, सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया, कुछ लोग आप जैसे लोग रह गए, तो सरकार क्यों नहीं चाह रही है? क्या आप लोग सरकार को वोट नहीं देंगे, या आप क्या राज्य के आप नागरिक नहीं है? क्यों नहीं? कोई इसके पीछे कोई कारण है क्या? बिल्कुल, देखिए हमें तो ऐसा ही लगता है कि सरकार अपना नहीं मानती है, क्योंकि आरक्षित वर्ग से हम लोग बिलोंग करते हैं। मे भी हो सकता है सरकार के मन में क्या चल रहा है, मे भी हो सकता है कि सरकार नहीं चाहती कि हमें लोगों को, बाकी लोगों को सैलरी देनी पड़े, कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है, तो कोई पॉलिटिकल बात भी नहीं बोल सकते हैं अभी यहाँ पे। सही कह रहे हैं। लेकिन जो हमें सरकार आर्थिक पहलू हो सकता है कि सरकार का अपना बजट, अपना बोझ इतना निर्वहन नहीं। हाँ, गलत लोगों को नौकरी पे रखा हुआ है सरकार ने, बट सरकार क्यों डिले कर रही है, क्यों इसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है, क्या करना चाहती है, लेकिन सरकार इसको लगातार खींचे चली जा रही है। सरकार नहीं चाहती कि पिछड़े दलितों को नौकरी मिले, मे बी ये भी कारण हो सकते हैं, एन नंबर्स ऑफ कारण हो सकते हैं। लेकिन अब ओवरऑल हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं वो यही आ रही है कि सरकार की तरफ से हमें किसी तरह का कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा है। हमारे पास पैसे भी नहीं होते हैं, जैसे तैसे सुप्रीम कोर्ट में हमें एक सीनियर खड़ा करते हैं, पैसे होते नहीं है, लोग 100 200 500, क्योंकि 3 4 हजार रुपए पे लोग नौकरी कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में आप भी समझते हैं कैसे कलेक्शन करते हैं वो लोग। एक वकील की 11 12 लाख रुपए एक डेट की सुनवाई की फीस होती है। हम लोग कैसे कलेक्शन करते हैं, और 2 मिनट में वहां पे मैटर हट जाता है सुप्रीम कोर्ट से। सरकार की तरफ से कोई भी वकील अपीयर नहीं होता है। कोर्ट ये बोलती है सरकार इसमें अपना लाके पक्ष रखे, सरकार अपना कोई भी पक्ष वहां पे नहीं रख रही है। लेकिन तो ये बहुत सारे कारण हैं। प्रदीप जी, ये तो सरकार का विषय है, तो ये सरकार, इसमें सरकार वकील सरकार को खड़ा करना चाहिए। आप लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर वकील की फीस देते हैं, आप लोगों ने अपना वकील खड़ा कर रखा है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है क्योंकि सफर हम लोग कर रहे हैं, पिछले 6 साढ़े 6 साल से सफर हम लोग कर रहे हैं। 6 साल पहले हमें नौकरी में होना चाहिए था, लेकिन हम लोग नौकरी में नहीं है। सरकार ने गलती मानी, उसके बाद एक लिस्ट निकाली, उस लिस्ट में हमारा नाम है, लेकिन हमें नौकरी नहीं मिल रही है। तो सरकार को तो किसी तरह की जल्दी है नहीं, हमें जल्दी है कि हमें कैसे भी जल्दी से जल्दी नौकरी मिले। मामला लंबा से लंबा चला जा रहा है, इस वजह से हम लोग पैरवी कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ एक दर्शक गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। गिरीश शुक्ला जी, अपनी बात रखें। कहना चाहता हूँ सरकार से, सारे देश के चारों तरफ प्रोपोगंडा फैलता जा रहा है। सरकार जो भी त्वरित निर्णय जैसे हो सकता है हर केस में कराए। दूसरी बात है, धरना प्रदर्शन इसका हर जिले में एक धरना प्रदर्शन स्थल जो है बनावे, प्रदर्शन वहीं करिए, और कहीं नहीं मारे मत घूमिए, सब कुछ नष्ट मत करिए, व्यवस्था को खत्म मत करिए। दूसरी बात यह है कि सरकार की कोई हिम्मत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को इग्नोर कर सके। सुप्रीम कोर्ट तो नहीं चाहता है आपको निर्णय देना, आप उसके वकील के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट के जज से इंटरव्यू क्यों नहीं लेते, वहां बात करिए जाके। अगर एक दिन ऑर्डर कर देगा, कल आपका वकील आएगा, कल फैसला होगा, तो किसी की हिम्मत नहीं सरकार में कि वहां पे न जाए। सुप्रीम कोर्ट खुद आपके मैटर को सुनना नहीं चाहता है। आप बेकार सरकार को बदनाम कर रहे हैं, बेकार अपना समय नष्ट कर रहे हैं। अपना तगड़ा वकील करिए जो वहां निर्णय करा दे। आपका वकील कमजोर है इसलिए निर्णय नहीं होता है। बेकार बातें करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक दिन ऑर्डर करेगा कि कल आप नहीं आए तो हम फैसला दे देंगे, उसी दिन सरकार को हाजिर हो जाना पड़ेगा। सरकार की क्या हिम्मत है जो वहां हाजिर ना हो सुप्रीम कोर्ट में? आप बेकार बातें करते हो। आप वहां मायावती क्या करने गए थे? क्या मायावती आपकी संरक्षण है? क्या है आप स्वयं क्या है? आप एक देश के नागरिक हैं। आप अम्बेडकर और ये सब क्यों देखते हैं? नागरिक की हैसियत से खड़े हुए, हम आपके साथ हैं, आप जीत कर आएंगे वहां से। अगर आप नागरिक की हैसियत से नहीं खड़े हैं, जात पात के हिसाब से खड़े हैं, तो हमेशा सदैव सदियों तक पराजित होते रहेंगे, इसी तरह गुलाम बने रहेंगे। ठीक है गिरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका अपने विचार रखने के लिए। तो दर्शक हैं, अपने विचार रखते हैं। अविरल जी, हम एक बार फिर से आपका रुख कर रहे हैं। अविरल जी, हालांकि दर्शकों का अपना मानना है, वो अपने तरीके से वो कह रहे हैं कि सरकार जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर चाह ले तो फिर सरकार को जो जिस तारीख पर सरकार को उपस्थित सुप्रीम कोर्ट चाहेगा सरकार को उपस्थित होना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा इन लोगों को आप मानवीय दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो ये अभ्यर्थी हैं, उम्र बढ़ रही है, परिवार जो है पड़ोसी ताने मार रहे होंगे कि नौकरी नहीं मिल रही है,
परिवार की अपेक्षाएं होंगी, कुछ लोगों की ऊपर पूरे घर का भार होगा, बहन की शादियां होंगी, शादियां हो चुकी हैं, कुछ लोगों की बच्चों की पढ़ाई, तमाम समस्याएं ये हैं। और उम्मीद ये है, और इसी उम्मीद में दूसरी जगह वो नौकरी भी नहीं कर रहे हैं कि शायद जो है ये लड़ाई जो है उनको क्योंकि यहाँ उनको उनका हक निश्चित रूप से मिलेगा, तो दूसरी जगह वो अप्लाई भी नहीं कर रहे होंगे या प्रयास नहीं कर रहे होंगे। इस बीच इन लोगों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और इनकी जो पीड़ा है ये दूर की जानी चाहिए, क्योंकि ये संख्या है 100, 200, 500 नहीं है, हजारों में संख्या है ये। अविरल जी। जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से विपक्ष का, इसमें राजनीति का, मैं समझता हूँ इसमें राजनीति किसी रूप में होनी नहीं चाहिए। और जहां तक एक तरीके से ओपोजिशन के पॉलिटिक्स, मुझे लगता है अविरल जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं हमारे साथ। अविरल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है अविरल जी, दोबारा से उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कुछ नेटवर्क की समस्या है। हुकुम सिंह जी, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। हुकुम सिंह जी, इन लोगों की जो है जो समस्याएं हैं, हर पार्टी, अभी एक दर्शक कह रहे थे कि अन्य विपक्षियों के पास क्यों जा रहे हैं, मायावती जी के पास क्यों जा रहे हैं, अखिलेश जी के पास क्यों जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष के लोग जो है तमाम बार मुद्दे उठाते हैं, तो इन लोगों को लगता है कि उनकी कम से कम हमारी आवाज सरकार नहीं सुन रही है, तो इन लोगों की आवाज सुनेगी। अविरल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? अविरल जी, अपनी बात कंप्लीट करें। जी बिल्कुल, देखिए जहां तक विषय एक तरीके से विपक्ष का, राजनीति का, विपक्ष को मैं समझता हूँ इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक विषय एक तरीके से ओपोजिशन का आवाज उठाने का इनके पक्ष में, तो निश्चित रूप से स्वतंत्रता पूर्वक ओपोजिशन आवाज उठाए। विपक्ष का पूर्ण रूप से अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, और इनका भी आवाज उठाना कानूनी और संवैधानिक अधिकार है, कोई इसमें समस्या नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय इनके पक्ष में सोचने का, तो पूरी सरकार, पूरी पार्टी, हम सब लोग पूर्ण रूप से इनके प्रति समर्पित हैं। और जहां तक विषय है, जितने भी लोग पैनल में मौजूद हैं, सभी इस विषय को लेकर बहुत चिंतित हैं। हमारी पार्टी हो, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हो, योगी जी हो, या जितने भी अफसरान हैं, सभी लोग पूर्ण रूप से इस विषय को लेकर बहुत सजग हैं। और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी तत्काल की जाएगी, ये हमारा स्पष्ट मानना है। और जहां तक विषय सब जुडिस होने का, जो विषय सब जुडिस है, मैं समझता हूँ वो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है, तो अधिकार क्षेत्र कोर्ट का अधिकार क्षेत्र होता है, उसके तहत ही निर्णय लिया जाता है। लेकिन जहां तक सहयोग का विषय, हम पूर्ण रूप से इनके साथ खड़े हैं। जहां तक एक तरीके से प्रदीप बघेल जी मौजूद हैं, ये विषय उठा रहे थे लीगल मैटर्स का, तो हर प्रकार से जितना सहयोग ये चाहेंगे, सरकार पूर्ण रूप से इन्हें सहयोग करेगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है हुकुम सिंह जी, इन अभ्यर्थियों का विपक्षी पार्टियों, क्योंकि जनता के लिए आप भी राजनीति कर रहे हैं और जनता की सेवा का दावा करते हैं, और जो सत्ता में है वो लोग भी इन्हीं जनता की राजनीति करते हैं, तो आप लोगों के दरवाजे खटखटाना, इनका मकसद यही है किसी तरीके से जैसे भी हो इनको हक मिल जाए। तो विपक्षी पार्टियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और इनके आवाज से आवाज मिलाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, कोर्ट में मामला है, आप भी बहुत कुछ नहीं कर सकते, सरकार के हाथ में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन अगर रास्ता निकाला जाएगा तो ऐसा नहीं कि रास्ते नहीं निकलेंगे। हुकुम सिंह जी, ऐसा है, हम लोग नहीं चाहते हैं, अगर पक्ष चाहे, पार्टी चाहे, सत्ता चाहे, तो आज उनका काम कर सकती है, बट लेकिन वो नहीं करना चाहते हैं। वो नहीं करना चाहते हैं, उन्हें बेचारों को रोडों पे आज आना पड़ रहा है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि इनको न्याय मिले, इनको नौकरी मिले। हमारा नेता हमेशा सदन में गरीबों की, पीड़ितों की, किसानों की, नौजवानों की, कमजोरों की, वो हमेशा सदन में आवाज उठाते हैं, और वो आवाज है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ऐसा है, कई बार दिल्ली सदन में आप देखिए कि हमारे नेता बेबाक अपनी बात को उठाते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि पार्टी अगर चाहे, सरकार चाहे, सत्ता चाहे, तो इनको न्याय मिल सकता है। अगर इनके सरकारी कोर्ट के वकील नहीं जाएंगे, जब इनकी तरफ से कोई पैरवी करने नहीं जाएगा, तो वो तो डेट पे डेट बढ़ती रहेगी। आज 6 वर्ष हो गए हैं। अगर जरा सी भी सरकार सजग होती और शिक्षकों के प्रति, मान मर्यादा के प्रति, अगर उनको ये लगता कि इस देश में, प्रदेश में शिक्षक समाज का वो स्तंभ है जिससे आज भारत चल रहा है, भारत का जो भविष्य है वो इनसे न्यू रखा जाता है। अगर न्यू रखने वाला जब इतना पीड़ित है, तो देश में कौन परिवार। हुकुम सिंह जी, अभी शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया है मुख्यमंत्री, समय समय पर वो खुद संवेदनशील है इन विषयों को, लेकिन फिर भी ये तो
ऊंट के मुंह में जीरा। जिस तरीके से महंगाई बढ़ाई है, जिस 400 का सिलेंडर आज 2000 रुपए लिए लोग घूम रहे हैं, उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है। आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि 18,000 से उनका गुजारा 20,000 से नहीं हो सकता है। आज उनको जो मानदेय शिक्षक हैं, सरकार कई बार कह चुकी है, कोर्ट कह चुका है, आप उनको रेगुलर टीचर बनाइए। आप जब उससे पूरी मेहनत लेते हैं, पूरा समय लेते हैं, तो उसको पूरी तनख्वाह क्यों नहीं देते हैं? आप खुद सोचिए, आज की महंगाई में क्या 15-18 हजार रुपए में पेट्रोल आसमान छू गया। जो शिक्षक स्कूटी से पढ़ाने जाते हैं, जो 20 किलोमीटर भी स्कूटी चलाते हैं, तो 200-250 रुपए का हुकुम सिंह जी, दुनिया भर में इन मौजूदा हालातों में दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें बढ़ी, हमारे यहाँ बहुत इतनी इस लेवल की नहीं बढ़ी। हालांकि मैं सरकार की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप डीजल पेट्रोल की और जमाखोरी आप देख रहे हैं, तमाम नेताओं के यहाँ जमाखोरी 20-20, 30-30, 40-40 सिलेंडर अगर वो जमाखोरी कर रहे हैं, तो व्यवस्था के साथ खड़े हैं क्या? वो व्यवस्था के साथ खड़े हैं क्या? वो ऐसे लोग ऐसे संकट में, आपदा में अवसर तलाश करते हैं, फिर यह स्थितियां बनती हैं। मैं उधर हालांकि जाना नहीं चाह रहा था जी। सरकार ने परिस्थितियां पैदा की हैं। अगर सरकार चाहे तो कालाबाजारी कल बंद हो जाए, आज घूसखोरी कल बंद हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त होता है। जब जिसको संरक्षण प्राप्त होता है वही कालाबाजारी करता है। आम आदमी नहीं कर रहा है। आज आम आदमी की कमर टूट गई है महंगाई से। आज ये सरकार नहीं, प्रभावित तो आप ठीक कह रहे हैं हुकुम सिंह जी, आप ठीक कह रहे हैं, प्रभावित तो आम आदमी ही है, प्रभावित तो आम आदमी है। आप ये बात तो ठीक कह रहे हैं। रस्तोगी जी, एक बार फिर से हम आपके पास आ रहे हैं। रस्तोगी जी, मुख्यमंत्री संवेदनशील है, इस तरीके के जब मामले विषय आते हैं समय समय पर, वो किसी का मानदेय बढ़ाना हो, अभी शिक्षा मित्रों का मानदेय 18,000 उनका किया गया है, और ऐसे तमाम जो विषय हैं। नोएडा में मजदूरों का आंदोलन हुआ, मुख्यमंत्री ने स्वयं मोर्चा संभाला, मानदेय जो है, मानदेय में बढ़ोतरी की, नियमित जो न्यूनतम वेतन है उसमें बढ़ोतरी करके उसको निर्धारित किया, और उसी के बाद नोएडा विकास प्राधिकरण ने भी अपने यहाँ जो संविदा और तमाम जो है आउटसोर्स कर्मचारियों थे उनके वेतन बढ़ाए। तो कहीं ना कहीं सरकार ऐसा नहीं कि कुछ देख नहीं रही है, लेकिन फिर भी सवाल यह है कि इनको भी इनका न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और वो दृढ़ संकल्पित मुख्यमंत्री हैं। इससे कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। वो समाज के हर वर्गों का ध्यान रखते हैं। अभी उन्होंने देखिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से लेके अनुदेशकों से लेके शिक्षा मित्रों सबका जो है वेतन बढ़ाने का काम किया। और नोएडा में जिस तरह से आंदोलन हुआ, हालांकि उस आंदोलन में बाहर से लोग आए थे जिन्होंने उसको प्रायोजित किया था। यह भी वहां की जो लक्ष्मी सिंह कमिश्नर थी, उन्होंने बकायदा उसका खुलासा भी कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वहां कुशल, अकुशल, अर्धकुशल 3 कैटेगरी के लोगों का वेतनमान बढ़ाने का काम किया और वेतनमान को तत्काल प्रभाव से 1 अप्रैल से लागू करने का भी काम किया। लेकिन अब सवाल ये है कि जो 69,000 शिक्षकों की, जो ये सहायक शिक्षकों की भर्ती का मामला है, ये चूंकि कई वर्षों से लंबित है, योगी सरकार को इसमें पैरवी करके सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ताओं की पैरवी करके जो एडवोकेट जनरल्स हैं, जो महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश सरकार के, उनको उनकी पैरवी करा के बकायदा इसका निर्णय लाना चाहिए। क्योंकि 69,000 शिक्षकों का मामला कई वर्षों से चल रहा है जी, और उसमें कई लोग जो है अपने आयु से ज्यादा भी हो गए होंगे। तो सरकार को इस तरह का नजरिया पेश करते हुए उसमें तत्काल प्रभाव से उसकी पैरवी करके इसका पटाक्षेप करना चाहिए। क्योंकि ये जितने दिन मामला चलेगा तो ये एक बहुत गंभीर मामला है और शिक्षा क्षेत्र के से जुड़ा हुआ मामला है। और बहुत से कॉलेजों में जो सरकारी स्कूल है, माध्यमिक शिक्षा परिषद के, वहां पर शिक्षकों का टोटा भी है, शिक्षक है भी नहीं। तो ये भी अभी देखिए, अभी डिबेट में एक सज्जन कह रहे थे कि मेरठ में 60 टीचरों की जरूरत है, वहां 28 टीचर है, 32 टीचरों की कमी है। ऐसे एक उदाहरण है। तो इसी तरह और भी जगह होंगे। तो अगर ये भर्ती हो जाती है तो शिक्षक लोगों को, विद्यालयों को नए टीचर मिल जाएंगे। और एक जो इतने वर्षों से जो ये मामला चल रहा है, जो आए दिन धरना प्रदर्शन देखना पड़ता है, जिसको मीडिया हर समय कवर करने में लगा रहता है, तो उनको भी धैर्य रखना चाहिए। और सरकार को चाहिए कि इसमें बड़ा दिल दिखाते हुए इसमें पैरवी करके, बड़े से बड़े मैटर जब पैरवी से निपट सकते हैं तो ये क्यों नहीं निपट सकता है। सरकार को चाहिए इसकी पैरवी करके इस मामले का तत्काल पटाक्षेप कराना चाहिए, जिससे उनको न्याय मिल सके। क्योंकि काफी समय से ये मामला है, 6 वर्षों से अधिक हो गया। अखिलेश यादव की सरकार के समय ये मामला 1,37,000 शिक्षकों की भर्ती है, उसका शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बनाने का मामला आया था।
तब से हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था, तो सरकार ने कहा था कि हम एक बार में इतने शिक्षक भर्ती नहीं कर सकते हैं, 2 बार में कर सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा आप 2 बार में भर्ती करिए, तो उसके विज्ञापन निकाले। लेकिन जिस तरह से उसमें आपके आरक्षण में जिस तरह से घपलेबाजी हुई, उसी की परिणति रही कि ये भर्ती नहीं हो सकी। और उसके बाद कई बार मेरिट कैंसिल हुई हाईकोर्ट के निर्देशों पे। अब चूंकि ये सब सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च संस्था, न्याय की संस्था है, अगर वहां से इस मामले का पटाक्षेप हो जाता है तो ये अपने आप ये मैटर खत्म हो जाएगा। और सरकार को चाहिए इसको तत्काल कराते हुए इसको तत्काल रूप से जो है इसमें संज्ञान ले। और योगी आदित्यनाथ तो इस सब चीजों का संज्ञान लेते भी हैं, हम लोग उनसे ये अपेक्षा भी रखते हैं, और वो निश्चित रूप से इसका पटाक्षेप करेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अबीरुल मलिक जी, आखिरी सवाल आपसे। अबीरुल मलिक जी, ये शायद इसी उम्मीद से इन अभ्यर्थियों ने, एक तो इनका ये कहना है कि पैरवी जो है मजबूत नहीं है, और शायद चुनावी साल जो है वो शायद ये सोच रहे हैं कि सबको सब अगर मिल रहा है, उनको आंदोलन से अगर कुछ मिल रहा है तो हमको भी 6 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, अगर हम सड़कों पर उतरेंगे तो हमको शायद हमारा अधिकार जो है वो मिलेगा, इसलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ये सरकार सुनिश्चित करेगी कि इनको इनका हक जो है वो मिले, क्योंकि लंबा समय हो गया है इनको अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए। बिल्कुल, निश्चित रूप से डेफिनेटली इनका अधिकार सुनिश्चित करने का काम, इनका हक सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार करेगी, नंबर 1। और नंबर 2, जहां तक विषय इस मामला न्यायालय में है, तो मैं समझता हूं कि इसमें कोर्ट अगर एक तरीके से वो अपना संज्ञान ले रहा है इस विषय पे, तो सड़क पे उतरने का किसी रूप में इसमें सवाल नहीं। इनकी अपेक्षा है कि आप मजबूत पैरवी करेंगे, सरकार मजबूत पैरवी करेगी। बिल्कुल नहीं, देखिए जहां तक विषय एक तरीके से पैरवी का, तो हर प्रकार से हम इनके साथ हैं, 100% साथ हैं, इसमें किसी रूप में कोई समस्या नहीं है। और उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार, हमारी सरकार इन्हें पूर्ण रूप से समर्पित है, जनता को समर्पित है, आम आदमी को समर्पित है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय शिक्षकों का, तो पूर्ण रूप से शिक्षकों को हमारी सरकार समर्पित है। और जिस प्रकार से विषय एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप का, मैं सोचता हूँ इस मुद्दे को आरोप प्रत्यारोप से अलग रखा जाए। नहीं, बिल्कुल इस मुद्दे को राजनीति जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए, तो हमारी सॉर्ट आउट करने की पूर्ण रूप से मंशा थी, है और सदैव रहेगी, और जल्द से जल्द ये सॉर्ट आउट होगा। निश्चित रूप से ये राजनीति का विषय नहीं है। इन अभ्यर्थियों की पीड़ा को है, वो संवेदना को है, जो है मानवीय तरीके से समझने की जरूरत है। इसी उम्मीद के साथ कि इनको न्याय मिलेगा और मजबूत पैरवी सरकार भी करेगी, इनको इनका हक मिलेगा, विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाएगा और सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। इसी उम्मीद के साथ बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हुकुम सिंह जी आपका, अबीरुल जी आपका, और आदरणीय पंकज रस्तोगी जी आपका, और प्रदीप बघेल जी आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।